Welcome everyone. Um, First of all, रमज़ान मुबारक to everyone and मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ स्कॉलरशिप नेटवर्क का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि जिस नेटवर्क को आज से 5 साल पहले मैंने जॉइन किया और जिसने मुझे मोटिवेट किया स्कॉलरशिप और स्टडी अब्रॉड के लिए, आज उसी नेटवर्क पे मुझे मौका मिला है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ और गाइड करूँ कि किस तरह आप लोगों ने स्कॉलरशिप्स लेने हैं और आगे चलना है। आज इस टॉपिक का मेन फोकस काइस्ट एक यूनिवर्सिटी है और मैगिल यूनिवर्सिटी है। काइस्ट यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया और मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में। सो बेसिकली मैंने अपना मास्टर्स साउथ कोरिया से किया है और फिर पीएचडी के लिए मैगिल कनाडा में आ गई। मेरी स्टोरी स्टडिंग अब्रॉड, मेरा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमन हैं और चीज़ों से और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं जो मुझे लगता है कि शायद औरों का एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरह मुझे और लोगों ने इतनी हेल्प की इस तरह मैं भी औरों को कर सकती हूँ। सबसे पहले काइस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। काइस्ट साउथ कोरिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ में से आती है। बेसिकली काइस्ट और साउथ नेशनल यूनिवर्सिटी दोनों ऑलमोस्ट एक सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस और नेचुरल साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से these universities are actually very good and they are actually looking out for new students because उनको international students चाहिए अपनी ratings वगैरह बढ़ानी है। Within KAIST there are actually 3 departments जो कि specifically biological sciences को टारगेट करती हैं, यानी कि हम जैसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान में बैचलर्स किया है, बैचलर्स इन लाइफ साइंसेस, बैचलर्स इन एनी अदर बेसिक साइंस फील्ड, दे कैन गो एंड जॉइन दिस departments. Number 1 is Department of Biological Sciences KAIST. Number 2 is Biomedical Sciences Department and number 3 is Bio and Brain Engineering Department. अब जो बायोलॉजिकल साइंसेस डिपार्टमेंट है वो बेसिकली नेचुरल साइंस डिपार्टमेंट का पार्ट। इसका मतलब है कि फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के लोग भी इन जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। इन एडिशन आप 3 कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेड लेवल पे भी कर सकते हैं, मास्टर्स पे भी कर सकते हैं और पीएचडी लेवल पे भी कर सकते हैं। यूजली South Korean universities, these like KAIST, in my field, they prefer to have PhD students over masters. The reason being कि masters में उनको train करने में बहुत ज़्यादा time लगता है and they want कि once a student is trained, they want that student to stay and do their PhD and give back to the university. So they even जब मैंने अपना KAIST में एडमिशन लिया तो मास्टर्स प्लस PhD वो एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था। तो ये एक चीज़ है कि अगर आप लोग अप्लाई करें, इट कैन बी गुड फॉर यू क्योंकि आप बैचलर्स के बाद डायरेक्टली एक पीएचडी प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। इट कैन बी बैड फॉर यू बिकॉज देन यू विल हैव डिफिकल्टी इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। शिफ्ट करना मुश्किल होगा बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू शिफ्ट बिकॉज आई डिड दैट टू। सो जब अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले आपको प्रोफेसर ढूंढना पड़ता है। द वे आई फाउंड अ प्रोफेसर वॉज बिट डिफरेंट बिकॉज उस टाइम पे जब मैं अपने बैचलर्स में थी तो नेस्ट में हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई थी जिसमें हमने एशिया के सब बड़े बड़े बायोलॉजिकल साइंसेस स्पेशली न्यूरो साइंसेस से रिलेटेड प्रोफेसर्स को इनवाइट किया था। मैंने उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया और उन डिफरेंट प्रोफेसर से मैं मिली, उनसे बातचीत की। फिर एक प्रोफेसर जो उनसे साउथ कोरिया से काइस से थे तो उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत हुई एंड इट फेल्ट रियली गुड, लाइक वी बोथ फेल्ट अ बॉन्ड टुगेदर एंड आई आस्क्ड हिम दैट if there is the possibility then can I come to his lab, and he was like yeah sure why not, I'll be glad if you'll come. It was great for me and मेरे लिए बाहर जाना फॉर द फर्स्ट टाइम काफ़ी मुश्किल काम था क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में मैं पहली लड़की हूँ जो इस तरह बाहर गई है और मेरे पूरे फैमिली के लिए भी ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग था। दे डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। गाइडलाइंस बहुत कम थी, ऑल्दो मुझे फैमिली से सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, इर्द गिर्द फ्रेंड्स से, टीचर से, हर कोई गाइड करने वाला था। इवन देन it can be a very difficult and life changing decision for your life. So आपको एक confusion रहती है।
एनीवेज, तो उसके बाद का प्रोसीजर जौन सा है फिर वो मेरे प्रोफेसर ने ही मुझे गाइड किया था कि आपने किस तरह सारा लेके चलना है। लेकिन आई नो आप लोग जो से हैं वो आ, ये सिचुएशन हर किसी के लिए शायद ना हो, आप लोगों को प्रोफेसर्स ढूंढना हो। तो काइस्ट की अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेस की वेबसाइट पे जाएं तो आपको एक लिस्ट नज़र आएगी प्रोफेसर की, जहाँ से जाके आप लोग प्रोफेसर्स को ढूंढ सकते हैं। और उन्हीं प्रोफेसर्स को आई वुड रिकमेंड कि आप जाके ईमेल करें जो आपकी प्रोफाइल से बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड। दैट गोज टू केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स डिपार्टमेंट एज वेल। इसके अलावा देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स एज आई सेड। बायोमेडिकल साइंसेस के आप 3 प्रोफेसर्स को मेल कर सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंस के कर सकते हैं, और बायो एंड ब्रेन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपको जहन में रखना है कि बायो एंड ब्रेन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स अलॉन्ग विद बायोलॉजिकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है, यानी कि कंप्यूटेशनल बैकग्राउंड थोड़ा सा होना चाहिए। बायोमेडिकल साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मे बी ह्यूमन सब्जेक्ट से भी इंटरेक्ट करना पड़े, लेकिन बायोमेडिकल और बायोलॉजिकल समवट सिमिलर। तो आप लोगों को अपनी प्रोफाइल एक लिहाज से स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से GRE इज नॉट रिक्वायर्ड। IELTS, TOEFL, it's good if you have the scores, but you can also give English proficiency certificates to them, and they will, it's okay because they only need a proof कि आपकी previous education अगर English में है then it's okay। उसके अलावा अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो बेसिकली आपको ट्यूशन फ़ी पूरी कवर्ड होगी। और स्कॉलरशिप इस तरह मिलता है कि वंस यू finalize a professor कि okay, a professor agrees to have you, and then you submit an application and administration approved your application, then you will automatically get that scholarship. You don't have to apply again or separately for it. And scholarship is covering your tuition fee. What it's not covering is your living expenses. Living expenses are separately covered by your stipend, which is given by your supervisor. So stipend can vary from people to people and lab to lab. So on average, usually people get almost 900 Korean won. That's equivalent to, I would say, um, 90,000 Pakistani rupees or something like that. और and even this is too much there because वहाँ पे minimum अगर आप चलें तो आपके living expenses almost 30 to 40,000 Pakistani rupees में हो जाता है। So it's actually a very good option for those people who don't have GRE score, are reluctant about their IELTS and TOEFL, but they still want to apply and they still are looking for opportunities. And it's a great opportunities for those because this opportunity made me independent in my life for the first time, and it was really, really great. The entire experience was very great. Okay, so one more question थिंक कि जब आप काइस्ट में अप्लाई करते हैं तो आपको पहले एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ती है 80,000 कोरियन वन, दैट्स इक्वल्स टू $80। सेम गोज फॉर SNU, सोल नेशनल यूनिवर्सिटी। दोनों में यानी कि आपको जो फीस देनी पड़ेगी, एंड आई कैन नोट कि एप्लीकेशन फीस कैन बी अ बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, so it's better that you have approval from your professors first so that your chances to get admission are really high, and then you apply and go for the tuition fees and everything and you get admission. अभी मेरे एक जूनियर हैं जिन्होंने ASAP NUS से अप्लाई किया है बायो एंड ब्रेन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, एंड ही एक्चुअली गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम अ सुपरवाइजर देयर, फ्रॉम अ प्रोफेसर ओवर देयर, and so he's applying and chances are he will get admission. So it's like, no, don't lose hope and keep trying. Okay, so okay, I hope कि ये आप लोगों को पता हो कि statement of purpose is really important in your case. CV आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ अपलोड करनी है। IELTS, TOEFL results, it's better if you give them because it's good to impress them that you have good results, क्योंकि कोरिया जो सा है वो नॉन इंग्लिश कंट्री है, लेकिन काइस्ट और सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पे इट्स क्वाइट इंटरनेशनलाइज्ड और काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, तो एक्चुअली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इवन इफ़ यू डोंट नो अ सिंगल थिंग अबाउट कोरियन, इट्स ओके, दे विल फैसिलिटेट यू, and उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके इंटरनेशनल सर्विसेज, they are really, really good. So
इट्स रियली गुड। एंड वहाँ की काइस्ट की सबसे अच्छी बात एक ये भी है कि वहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप काइस्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या अप टू डेट रहना चाहते हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप काइस्ट पाकिस्तान के नाम से एक फेसबुक पेज है विच इज़ वेरी स्पेसिफिक टू काइस्ट issues and everything. You should join that page and stay up to date. Ask them. Even I'm also there to help. Other people are over there to help, and it's going to be very motivating for you to apply in your application procedures and everything. Okay. Next, I would talk about So मैंने बेसिकली इन एडमिशन अपना MS इंटीग्रेटेड PhD में लिया था, क्योंकि बायोलॉजिकल साइंसेस के डिपार्टमेंट में इसके अलावा वो एडमिशन देने को तैयार नहीं थे। तो आई वॉज एट फर्स्ट, बिकॉज आई एम वेरी मच कमिटेड टू एकेडेमिया एंड रिसर्च फील्ड, सो आई वॉज लाइक ओके या इट्स ओके, आई विल गो एंड do my PhD here. It's better actually. But eventually, in second year of my master's, my circumstances were like this, that I wanted to go somewhere else because of my family issues, and because of mainly language barriers were a thing for me, a difficulty for me. It's usually not a problem, but for me it was because PhDs में, या अगर आपने अपनी प्रोफाइल को बहुत ही अच्छा रखना हो, तो फिर आपको फेलोशिप्स चाहिए, आपको ग्रांट्स चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की रिक्वायर्ड हैं। लेकिन काइस्ट में रहने का ये एक, साउथ कोरिया में रहने का ये एक डिसएडवांटेज होता है कि आपको इतनी ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, क्योंकि इंटरनेशनल्स के लिए फेलोशिप्स, ग्रांट्स, ये सब कुछ उस तरह से नहीं। लेकिन फिर भी जब मैंने अपने वहाँ के प्रोफेसर को बताया कि मैं मास्टर्स के साथ क्विट करना चाहती हूँ यहाँ से, और मैं PhD कहीं और से करना चाहती हूँ, किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से, then his first impression was like, okay, you can quit, but he was like, oh, maybe you can consider industry as well. Actually, I have very good relations with some people in LG and Samsung and this company and that company, and they will pay you really well. You can go and do a job over there. So I told him, no, for me it's PhD. I want to do research. So that was for me. But the thing is that even if you take a break after your master's and you want to join an industry after your biological sciences degree or chemistry degree or anything, it's quite possible, and you can very much manage it in South Korea, especially in South Korea. और वहाँ पे industry में you can actually earn far better than what you earn in academia, even in our fields, biological sciences. Most of the people वहाँ पे, even मेरी lab में भी 3-4 लोग थे जो कि industry में PhD के बाद industries में जाना चाहते थे, वो academia में रहना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि academia में रहना एक आपका एक बहुत conscious decision होना चाहिए. Okay. Yeah. So जब मैंने मास्टर्स के लिए वहाँ से, इवन तो दिसंबर में मैंने अपना PhD प्रपोजल डिफेंस दिया काइस्ट में, और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं PhD नहीं कर रही हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ। इवन तो एट दैट टाइम इट वाज पॉसिबल टू शिफ्ट। सो मैंने उसके बाद जनवरी में अपना मास्टर का डिफेंस दिया, फरवरी में मैंने अप्लाई करना शुरू किया, और मार्च में ऑलमोस्ट लाइक आई गॉट एडमिशन एट मैगी। इट वाज दैट क्विक फॉर मी। द रीज़न बीइंग कि आपको अपनी प्रोफाइल को सेट करना पड़ता है। जैसे कि बायोलॉजिकल साइंसेस और न्यूरो साइंस, इन फील्ड्स में एक चीज़ बहुत मैटर करती है, और वो है आपकी टेक्निकल स्किल्स, कि आपको कितना काम आता है। क्योंकि हमारे ज़्यादातर फील्ड्स में एक्सपेरिमेंटल काम होते हैं, मोलिकुलर लेवल स्टडीज़ होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि पाकिस्तान में रहते हुए वहाँ पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ नहीं है कि आप बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स निकाल सको, या आपने काम किया हो, आपको एक्सपीरियंस किया हो। सिर्फ PCR, DNA, जीनोटाइपिंग, इनसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, इवन फॉर मी इट वाजंट पॉसिबल टू डू बिकॉज देयर वाज नो फंडिंग। लेकिन आप जब बाहर जाके लोगों के साथ कम्पीट कर रहे होते हो, तो उन्हें इससे भी ज़्यादा आया होता है। तो काइस्ट में रहने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि आपकी टेक्निकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होंगी, क्योंकि वहाँ पे they have a lot of money. You can do experiments over there, you can publish papers and everything, and this will add to your profile. And even if afterward, if you go somewhere else in the entire world, you will have this advantage कि techniques और ये सब कुछ आपको जो आती होंगी वो शायद औरों को भी ना आती हो।
बेशक और जगहों के उससे भी ज़्यादा एडवांटेजेस हों, लेकिन ये जो उनसे एडवांटेजेस हैं ये काइस्ट में रह के बहुत ज़्यादा हैं। और काइस्ट में इवन फॉर फीमेल्स बहुत अच्छी एक कम्युनिटी है। रेशियो मेल टू फीमेल इज़ नॉट 50-50 एज आई वुड हैव लाइक इट टू बी, बट देयर आर एटलीस्ट 15 to 20 Pakistani females over there you can find. So it's actually very convenient for everyone to stick together. We always used to go out together, have fun together. So एक आपको ये चीज़ें ये है कि आपकी फैमिली को भी ताकि एक कॉन्फिडेंस रहे कि भाई आप जहाँ पे हो आप एक सेफ इन्वायरमेंट में हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप भी उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। एक और चीज़ मैं कहूँगी कि अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इवन बिफोर अप्लाइंग एंड वंस when you go over there. Okay. Second thing, for KAIST, for university like South Korea, they are more interested in taking PhD students in our field because they want us to stick to a place. लेकिन बैचलर्स के बाद लोगों के पास और क्या ऑप्शंस हैं? तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन जो लोगों के पास है कि वो कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप में आप जो उनसे 1 ईयर मास्टर्स कोर्स वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ और स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें। इट विल एक्चुअली add to your profile, add to your confidence, and increase your chances of getting admissions. Right. So जब मैंने कोरिया से कनाडा मूव करने का डिसीजन लिया और मेरे पास एक दफ़ा फिर से ये चीज़ आई कि मुझे अब दोबारा से एक सुपरवाइज़र ढूंढना है। तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा कि ओके, एक्चुअली एट फर्स्ट मेरा प्रोफेसर जो कोरिया वाले थे, he didn't want me to go. He was like, you're doing so great, your project is so great, I want you to finish everything, so why are you leaving? I told him my circumstances and eventually he was like, okay, I won't stop you, so you should try finding your supervisors. So how did I find my second supervisor in just 1 week? 1 week of deciding that I'm going to leave. That's even a big thing for me, but it happened. And let me tell you how. Before going to KAIST, when I was in NUST, I used to follow a top-notch scientist of my field, specifically of my field, neuroscience, on Twitter. बायोलॉजिकल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज का एक एडवांटेज ये कि हमारी बहुत बड़ी यानी कि जो क्रीम है ना दुनिया की, वो सारी ट्विटर पे बैठी हुई है और वो ट्विटर पे दे पोस्ट देयर एवरीथिंग, देयर अपडेट्स, व्हाट आर दे डूइंग, what new position they got, what new paper they published, where the field is going. So it's actually, Twitter is actually an excellent platform for us to exploit our situation, to know what's going on in the world out there and how we are similar or different. I know our profile is not as strong as theirs, but what we can do is we can motivate ourselves, we can know where to look at, we can know which direction to go, and that's exactly what I did. So जब मैंने दोबारा से सुपरवाइजर को ढूंढना शुरू किया तो मैं ट्विटर पे वैसे ही सर्च कर रही थी and I saw a status of a person who was a postdoc in Stanford University in a very high profile person's lab. So he has just got a grant and funding for to start his own lab, and he was coming to McGill to start that lab. So right now, at that moment, he was still a postdoc in Stanford. I emailed him. I told him my circumstances. I told him that I'm in South Korea. These are my expertise. These are my issues that I'm not, because of my family circumstances and my other circumstances, I think I cannot pursue my PhD here. So I want to come to McGill. And I told him that my family, my brother is in Canada, my fiance is in McGill, and my other uncles are here. And so it will be a lot better for me to be closer to them. And I told him that I didn't lie to him about anything, even including the fact that I was actually quitting a PhD to go to another PhD. It's usually considered a very negative thing. But
he actually happened to lie. He started the conversation. So he was like, and I told him that you are someone who are going to start a lab. I am someone who wants all the experience in starting a lab, in doing understanding how things are done from a very basic level. So I think I can help you start your lab. So that's why I want to come. And I also told him that how my bachelor's work, my master's work is very much linked to the work or the project he got grant for. And the reason I was able to find such a professor was because मैं ट्विटर में ऑब्वियसली उन्हीं लोगों को फॉलो करती हूँ जो मेरी फील्ड से बहुत स्पेसिफिक और एग्जैक्ट हैं. वो लोग हैं जिन्होंने कल को मेरा पेपर रिव्यू करना है. अगर मैं कोरिया में हूँ, कनाडा में हूँ या कहीं पे भी हूँ, इन्हीं लोगों ने मेरा पेपर मोस्ट लाइकली रिव्यू करना है. इन्हीं लोगों के साथ मेरे कनेक्शंस होने हैं फील्ड में एक्सपर्टीज पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इट्स हाईली लाइकली कि अगर आप इस तरह से स्पेसिफाई करें कि आपने सुपरवाइजर या कहाँ पे करना है, टारगेट करना है, तो आपको ज़्यादा चांसेस कि दे विल कीप यू बिकॉज दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स हु आर वेरी एग्जैक्ट टू देयर रिक्वायरमेंट्स. सो आई वुड टोटली रिकमेंड यू कि आप लोग ट्विटर ज्वाइन करें. अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप प्रोफेसर्स को उनकी पीएचडी स्टूडेंट्स को, पोस्ट डॉक्स को फॉलो करें, देखें कि वो क्या कर रहे हैं. इवन मास्टर्स को भी फॉलो करें, देखें कि आप कहाँ पे लाई करते हैं और वो कहाँ पे. वन बिगेस्ट थिंग आई कैन टेल यू कि आप लोग जब अपनी सीवी बनाते हैं, वी यूजली हैव टू मेंटेन अ सीवी for lifetime. Update, we have to update it every year with new information, everything. तो आप एक CV of success बनाएं और एक CV of failure बनाएं. CV of failure में आप ऐड करें वो सारी चीज़ें जो आपने की, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, but you couldn't get those things. And if you get any of those things, then shift that to CV of success. The reason of making two profiles like this is that you should know how much you are trying in a year. कि आपने टोटल, अगर आपने ट्राई सिर्फ एक जगह किया है या दो जगह किया और आप कह रहे हैं कि यू कुडंट गेट इट, देन यू बेसिकली डिडंट ट्राई इनफ. So you have to keep check of how much you are trying. And that's why CV of failure just for your eyes is as much important as CV of success is important for the eyes of others. So this is something I would like totally recommend you to do that. So खैर मैगिल में फिर मेरा एडमिशन जब हुआ तो यहाँ वाले प्रोफेसर ही हेल्प मी आउट विद द एप्लीकेशन प्रोसीजर. इवन यहाँ के भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मैंने क्लियरली मेंशन किया कि आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू come here because my family is here and I think I can do better research over here. I clearly mentioned my circumstances. So it's a good thing because from one point of view, people understand that females have other problems as well. They have their families, they will have their kids, they will have to manage everything together. So even if out there, if there is someone who have done masters or bachelors and have kids and they couldn't pursue their education because of their families, it's okay to restart your career. It's totally fine. Just tell them that you couldn't you took a break from academia because of your family circumstances and now you want to come back. They totally understand it. अगर आप काइस मैगिल की वेबसाइट पे जाएं तो इवन इन एटलीस्ट इन माय प्रोग्राम वहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप और अ वुमेन यू विल गिव अ प्रायोरिटी. ये लिखने का रीज़न ये है कि प्रोफेसर्स और बाकी सुपरवाइजर्स वो ये ना सोचें कि मेल्स बिकॉज दे आर गोइंग टू परफॉर्म बेटर इन एवरीथिंग सो वी शुड ओनली हायर देम. फीमेल्स को हायर करने का डिसएडवांटेज है. कोई ऐसी चीज़ कोई भी ना सोचे. इवन राइट नाउ दे आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट वुमेन. सो इट्स दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज आज भी पाकिस्तान से बाहर जाने वाले लोगों में मेल फीमेल्स की रेशियोज इक्वल नहीं है. ऑल्दो आई एम वेरी ग्लैड कि नाउ there are a lot of females out there who are inspiration for me, who are inspiration for you guys out there and for everyone. It's like a confidence building at a systemic level, you know. So it's important because I know how hard it was for me to convince my grandparents, my parents that it will be okay, how hard it was on them. And I know all these things are going to be very difficult, and especially if you are the first person to go out from your family like this. So I think
I hope that this motivates you to towards the right direction on how to get the right kind of help, right kind of motivation for your field. Okay. So I would talk a little bit about visa of KAIST. जब आपका एप्लीकेशन जब आपको एडमिशन मिल जाता है तो काइस्ट का एडमिशन एक्चुअली वीज़ा प्रोसीजर एक्चुअली इट्स सुपर सिंपल. Once you get admission, they will send you a visa number. That visa number is something that you have to give during your visa interview to the Korean embassy, and you will get visa within next 2 days. So it's super simple. If you get admission, your visa is confirmed. So there are not going to be any issue regarding that. They are going to facilitate you about how you can come, how you can manage everything. So the regarding KAIST and Seoul National University, the major thing is to get the admission. The main struggle is that. And the 70% of the struggle is to get the professor. For that, you have to hit just once and you have to hit right. It's not like you can email multiple professors and then just say oh this thing is didn't go well. Oh, I will email another professor. Oh, I will email another professor. You cannot do like this. You have to be right and you have to be exact on what you want, because these professors are going to talk about your profile in the community, in their community, and they're going to discuss you. So you need to make sure that they discuss the right profile of you. जब मैं कोरिया से निकल रही थी तो मेरे प्रोफेसर ने स्पेशली मुझे कहा था कि यू शुड आस्क people from your country to apply for KAIST. The reason being they are internationalizing और अपनी रेटिंग को, यूनिवर्सिटी की रेटिंग को ऊपर लेके जाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए they need international students. But the problem is that मास्टर्स प्लस PhD के लिए यूजली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑप्ट करना पसंद नहीं करते हैं. तो ये कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. ऑल्दो आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इवन देन इन बायोलॉजिकल साइंसेज usually it takes 5 or 6 years to complete your PhD. So it's a lot of time. So a lot of people can be reluctant. So आप जब अप्लाई करें, जब आप वहाँ पे जाएं तो आप इन सब चीज़ों को सोच समझ कर और देख के जाएं. ओके, बिकॉज ऑफ कोविड-19 आजकल कुछ चीज़ें एप्लीकेशन प्रोसीजर में स्पेशली चेंज हुई हैं. जैसे काइस्ट के एप्लीकेशन में सब आपको पहले अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता था और आपको सब कुछ मेल करना पड़ता था, यानी कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ उनको मेल करना पड़ता था. लेकिन अब उन्होंने ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया. आप सिर्फ सारे डॉक्यूमेंट्स ऊपर अपलोड कर सकते हैं. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, फीस दें, एप्लीकेशन फीस सबमिट कराएं और उसके बाद अपने सारे बाकी फॉर्म्स फिल करें एंड दैट्स ऑल. सो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग राइट नाउ. एंड द सेम फॉर McGill. पहले जौन सा है, यानी कि ये देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिकॉज ऑफ कोविड-19 के. पहले आप जब अप्लाई करते थे तो आप इवन इफ यू डोंट हैव अ सुपरवाइजर यू कैन स्टिल get admission, and after within 3 months of your admission you can search for a supervisor. But since it's not possible right now because यहाँ पे आके rotation करना और वो सब कुछ possible नहीं है, तो they are recommending to Canadians at least that they should first secure supervisor and then come to university for the admission, apply for the admission. And I think it's going to be very similar for the international students as well. Yes. So I think that's all from my side. I think that's all from my side. Thank you for watching. And if you have
Any questions, put them in comment section. I will try my best to answer them as much as I can. And for the natural sciences students, like physics, chemistry, especially biological sciences and neurosciences, I totally recommend you to apply for Commonwealth shared scholarships. It's a 1 year master's, but it can greatly add to your profile and to your confidence. And one of the things that it's super easy, comparatively, even if you don't have a very good profile, it's relatively easy to get this scholarship because it's on chance base, because they are trying to facilitate underprivileged students for better education. So yeah, I will totally recommend you to go for this, and thank you.